इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अनिश्चित रावत के साथ। हर वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मंगलौर बस स्टैंड केवल एक पीआरडी जवान के सहारे संचालित, यात्रियों को हो रही है भारी परेशानी। पूछड़ी गांव में 170 परिवार बेघर होने के खतरे में, प्रशासन की चेतावनी से मचा तनाव। धराली आपदा के 4 महीने बाद भी शून्य कार्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उनके आदर्शों पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सामाजिक सद्भाव और न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने के लिए बाबा साहेब के सपने को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होना सामाजिक न्याय और सद्भाव की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो डॉक्टर अंबेडकर के समान समाज के विजन को साकार करने का प्रयास है। उत्तराखंड परिवहन निगम के मंगलौर बस स्टैंड की स्थिति बेहद ही गंभीर है। यहाँ बस अड्डा केवल एक पीआरडी जवान के सहारे संचालित हो रहा है, जबकि रोजाना हजारों यात्री यहां से यात्रा करते हैं। निगम की ओर से किसी भी कर्मचारी की तैनाती नहीं की गई है। इस वजह से बसें स्टैंड के अंदर नहीं आती और यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। मंगलौर बस स्टैंड उत्तराखंड और दिल्ली मार्ग का अंतिम स्टॉप है। यहाँ रोजाना सैकड़ों बसें गुजरती है, हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से बस अड्डे पर केवल एक ही पीआरडी जवान तैनात है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से स्टैंड में निगम का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। इसके कारण बसें बस स्टैंड के अंदर नहीं आती और यात्रियों को बाहर ही सड़कों पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों और स्थानीय लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। ये मंगलौर क्षेत्र में एक बस स्टैंड है, बस स्टॉप, जो कि उत्तराखंड का एक नार्शन बॉर्डर से टच में होकर के पहला ही बस स्टैंड पड़ता है, जिसमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। सरकार के द्वारा वहाँ पर कोई भी, परिवहन निगम के द्वारा कोई भी लंबे समय तक कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है। सिर्फ एक पीआरडी वहाँ पर उपस्थित होता है, उसी के द्वारा वो सब ऑपरेट किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 1000 यात्री यहाँ पर होकर गुजरता है, जो कि किसी को कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती। मान लिया किसी यात्री को किसी बस के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए तो वहाँ पर कोई भी कर्मचारी मौके पे नहीं मिलता। सिर्फ एक पीआरडी वहाँ पर नियुक्त किया गया है। क्या ऐसे हालात में यह बस स्टॉप चल पाएगा? मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ पर जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं वो तैनात किए जाए, ताकि यात्रियों को, यहाँ पर कोई कर्मचारी वो नहीं है, लेकिन ऑनलाइन वो चलता, लेकिन ऑनलाइन में भी यहाँ पर बार बार निकल जाती है। जो बाहर से आए हुए यहाँ के यात्री कैसे रहेंगे जी, तो बताओ। पहली बात तो यह है कि बस बाहर से बाहर हम आते हैं यहाँ दिल्ली के लिए जाने के लिए व्यवस्था करते हैं अपनी, भाई हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के लिए कोई बस ही नहीं है यहाँ पर। कितनी देर तक वेट करना पड़ता है बस का? कम से कम 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ता है जी। यहाँ एक पीआरडी का जवान रहता है, यानी और कोई नहीं है। यहाँ जाम की समस्या और सब चीज़ की समस्या रहती है। कौन सा बस अड्डा है?
जी ये मंगलोर वाला बस अड्डा है जी। रामनगर के पूछरी क्षेत्र में कोसी नदी किनारे वन भूमि पर बसे करीब 170 परिवार बेघर होने के खतरे से जूझ रहे हैं। प्रशासन ने मुनादी कर स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि लोगों ने स्वयं अपनी झोपड़ियां और मकान नहीं हटाए तो जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। इस घोषणा के बाद से इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है। पिछले लगभग 20 वर्षों से यहाँ रह रहे ग्रामीणों की आंखों में मायूसी, डर और गुस्सा साफ नजर आने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही वन भूमि का मामला उठा, हजारों लोग दहशत में आ गए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की नींद उचट गई है। कई बच्चे रात में रोते हुए उठ जाते हैं, कहीं उनका घर गिर ना जाए। ग्रामीणों का दर्द यह है कि अपने हाथों से बनाए मकान को उजड़ते देखना बेहद ही पीड़ादायक है। ग्रामीणों की मांग है कि यदि प्रशासन को अतिक्रमण हटाना ही है तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कुछ दिनों की मेहनत में नया घर ढूंढ पाना संभव नहीं है। में हमारे कम से कम 500 परिवार यहाँ पर लोग निवास करते हैं, जो कि यहाँ पर टचिंग ग्राउंड बना है। उससे पहले बसा हुआ ये गांव है। सन 1968 में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया थे, जो कि कुछ पहाड़ से लोग आए, कुछ प्लेन से लोग यहाँ पर आए, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बसा हुआ ये गांव है। ये टचिंग ग्राउंड तो बाद में बना, इसका तो हमने विरोध भी किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे आबादी के बीच में आप ये कचरा यहाँ पर मत डालिए नगर पालिका का। लेकिन ये डाला गया और नगर पालिका ने हमें लिख करके दिया कि आप जो है हम इस जो टचिंग ग्राउंड आपके बीच में बनाया जा रहा है, इसमें इसके चारों तरफ से हम 6 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे और हर सप्ताह जो है दवा का छिड़काव किया जाएगा, और जो मलबा यहाँ पर पड़ेगा, जो कचरा यहाँ पर आएगा शहर का, उसको हम बिल्कुल जेसीबी से उसको दबाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे कच्चे मार्ग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें पानी हो गया है और हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है कि आज जो 35 परिवारों को यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि इन परिवारों को हटाने से पहले इनका पुनर्वास किया जाए, इनको कहीं न कहीं जगह मिले, ताकि इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है। लिहाजा प्रशासन से हमारा अनुरोध है, हम प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहते हैं, और वन अधिकारी जो प्रभागी वन अधिकारी हैं, जिनके नोटिस के द्वारा इनको हटाने की कवायद शुरू की गई है, उनसे भी हमारा अनुरोध है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर एसडीओ रहे हैं, उनने यहाँ की वो हर चीज़ से यहाँ पर वाकिफ़ हैं। कई तो ये परिवार बिहारी टप्पर आज का नहीं है, ये जब वो यहाँ पर एसडीओ से उससे पहले का बसा हुआ ये बिहारी टप्पर है। तो लिहाजा इनका कहीं न कहीं पुनर्वास हो, इनको विस्थापन किया जाए, इनके कहीं न कहीं इनको घर मिले। इस दे गए हम यहाँ 97 में हम कागज बनवा के लाए, तब हमें सरकार ने हमें रोक दिया, और फिर हमें सन 4 में अपने हाथ से खुद बनवा के कागज लाई, तब हमें रोक दिया। सन 6 में हमने कागज बनवाए, तब हमें क्या नाम है हमने रोक दिया। सन 8 में हमें रोक रहे। अब क्यों हमें परेशान करा जा रहा है? हमें जगह दी जाए, हमें कहीं भी जगह दी जाए। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में बच्चों को लेके? हम जवान साहब बूढ़े हो गए, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? सरकार को सोचना चाहिए, जब भी हमें हटा दिया जाता। आज ये इतनी नौबत क्यों आती? कोसी किनारे हम पड़े हैं, जब कोसी मैया आती है उठा के अपना झोपड़ा हम किनारे पर रख लेते हैं। हमने किसी को परेशान तो नहीं करते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कोई मकान नहीं है, कोई ईंट नहीं लगाई हमने, खाली छप्पर डालना हमारा जुर्म हो रहा है। जो भी कोई कर्मचारी आता है, बस वो कोसी किनारा देख लिया उसने, कोसी के किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं, खाली करो खाली करो। अरे जब भी हमें क्यों रोका गया था? हमें क्यों हमें तहसीलदार ने हमें क्यों कागज बनवा के दिए? हर साल की तरह इस वर्ष भी हजरत बेरंग शाह रहमतुल्लाह अलैही का 134वां सालाना उर्स हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरुवार से शुरू हुए 4 दिवसीय उर्स में हजारों अकीदमंद दरगाह पहुंचे और मन्नतें मांगी। कुल शरीफ के बाद उर्स का समापन होगा। हजरत बेरंग शाह रहमतुल्लाह अलैही का 134वां उर्स इस बार भी श्रद्धा और आस्था के माहौल में मनाया गया। दरगाह के मुज़व्विर हाफिज फरहान मियाँ ने बताया कि 4 दिवसीय उर्स की शुरुआत पहले दिन कुरान खानी से हुई, दूसरे दिन चादर पोशी की गई, जबकि चौथे दिन कुल शरीफ के बाद उर्स का समापन किया जाएगा। दिल्ली, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, रुद्रपुर, बरेली, हिमाचल और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग दरगाह में पहुंचे। उर्स की खासियत रही कि यहाँ मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी पहुंचकर अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। हौज शरीफ तहसील सुवारा ज़िला रामपुर में हज़रत बेरंग शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। 134 साला उर्स है इस साल, और 134 साल उर्स मनाते हुए हो गए, जिसमें आज उर्स शुरू हुआ है 5 दिसंबर से। आज हौज शरीफ की तरफ से चादर पोशी की गई है, और कल जसपुर की तरफ से चादर पोशी की जाएगी, जलसे का प्रोग्राम होगा। और 7 दिसंबर को
दिन में 11 बजे आखिरी कुल शरीफ होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जसपुर, महुआ खेड़ागंज अपना यहाँ से इस क्षेत्र से अकीदतमंद हजरात आते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आपदा के 4 महीने बाद भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य न होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल धराली पहुंचे। उन्होंने भाजपा सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज भी ग्रामीण कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। धराली आपदा के 4 महीने बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौके का स्थल निरीक्षण किया, जहां उन्हें सरकार की घोर लापरवाही नजर आई। गोदियाल ने आरोप लगाया कि धराली में आपदा के बाद से अब तक 1 इंच भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ ड्रोन सर्वे, फाइलों और मीडिया में राहत की बातें कर रही है, जबकि धराली के लोग आज भी संकट से बाहर नहीं निकल पाए। सबसे दर्दनाक स्थिति यह है कि कई परिजनों के शव अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन सरकार ने उनकी खोज तक नहीं करवाई। गोदियाल ने आरोप लगाया कि शवों के ऊपर ही यात्रा मार्ग बना दिया गया, जो किसी भी संवेदनशील शासन व्यवस्था पर सवाल उठाता है। होटल व्यवसायियों और स्थानीय रोजगार को भारी नुकसान के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। गोदियाल जी ने कहा बिल्कुल सही है, लोगों को मुआवजा देने से तो लोग बच ही रहे। जो कच्चे आवास की बात या बात सरकार कर रही है, उसमें मुझे ये कहना है कि यहाँ सीमेंट कामयाब नहीं है। यहाँ जब पाला पड़ता है, बर्फ़ गिरती है तो सीमेंट जल जाता है। देखिए ये बिल्डिंग जो है, इसमें जो सीमेंट की दीवार है सारी गल चुकी है। इसलिए यहाँ लोकल मिट्टी का इस्तेमाल घरों को बनाने में किया जाता है, जो ठंड में गर्म भी रहती है और जाड़ों और गर्मियों में जो है वो ठंडक भी प्रदान करती है। लकड़ी, गाद और पत्थर से बनाए जाते मकान हैं और ये एक बड़ा अच्छा शिल्प है जो पर्वतीय टोपोग्राफी के हिसाब से सूट करता है। तो ऐसे घरों को कच्चा बताकर मुआवजे से बचना सरकार गलती कर रही है। दूसरा जो व्यावसायिक बात भाई साहब ने कही, व्यावसायिक लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, उससे सरकार की जीडीपी बढ़ती है, सरकार को मदद होती है। और ऐसे लोगों को अगर ऐसे मुसीबत के टाइम में हम छोड़ दें तो निश्चित ही यह दूरदर्शिता मैं कहूँगा। और जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब की स्थिति आज भी वैसी बनी है। तब यहाँ काफ़ी हल्ला हो रहा था, SDRF, NDRF दिख रही थी। आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी टीमें गायब हो गई, लोग शांत हुए। मीडिया और इसमें खबरें आनी बंद हुई तो इन्होंने भी अब अपना काम बंद कर दिया, ये वाइंड अप करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल की डिमांड है, स्कूल की डिमांड है, लोगों के स्वास्थ्य की डिमांड है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। स्वच्छ पानी आज भी गांव के लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैंने पहले दिन भी कहा था, गाद है, लोग बीमार पड़ेंगे, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें। सरकार ने इन 5 महीने में शुद्ध पानी पिलाने की भी व्यवस्था नहीं की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय गोदियाल जी को कि उन्होंने, जब कर्नल कोटियाल ने कुछ चीज़ें खुलासा किया तो उन्होंने उसी दिन निर्णय किया कि मैं अपनी टीम के साथ वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि क्या हुआ है। हालांकि कर्नल कोटियाल को दबाव में लेकर एक पर्चा दिया गया जिसको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक कर्नल अपनी बातों से पीछे हटते हुए दिखाई दिया और विपक्ष पे बातें उठा रहा है। उसका जवाब गोदियाल जी ने दिया। और पुराना जो आप लोगों ने साथ दिया, उस दिन हम लोग करीब 50 किलोमीटर आपके साथी जो पत्रकार थे वो मेरे साथ यहाँ आए, मैं खुद आया था, और वो जो बातें थी वो आज भी जस की तस है, ये हम बोल सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी के पैकेज की बात यहाँ पे हुई, देखिए प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की थी सरकार ने कि वो 5700 करोड़ रुपया उत्तराखंड की आपदा के लिए देंगे, चाहे वो धराली है, हमारा बड़कोट है, नौगांव है, थराली है, बागेश्वर के कुछ क्षेत्र, इन सब के लिए करीब 5700 करोड़ मांगे थे। और प्रधानमंत्री जो घाम तापो योजना यहाँ घोषित करके गए थे, उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसमें से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग में, धागड़ धामी बनने में और हैंडसम धामी बनने में 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। तो ऐसे में गरीबों की देखभाल कौन करेगा। और एक बात आपके माध्यम से मैं सरकार तक ज़रूर ले जाना चाहता हूँ कि यहाँ PD के माध्यम से लकड़ी देने की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे जो मकान बने हैं लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बनाए गए हैं, जो यहाँ को सूट करता है। तो इस समय फ्री जो है जो ग्रांट है वो पेड़ों की गांव के लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो अपने मकानों को पुनर्जीवित कर सकें, फिर से बना सकें और अपने आप को खड़ा कर सकें। आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय कर्नल मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं
धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान हैं ये, इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। जो व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए, पूरी तरह ख़त्म हो गए, उनको सरकार मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है कि भाई हम व्यावसायिक मकानों का कोई मुआवजा नहीं देते हैं, हमारे नियम में नहीं है। नियम कौन बनाता है? और नियम बनाने के स्वाभाविक है कि नियम सरकार बनाती है, और उस सरकार को कौन बनाता है? सरकार को जनता बनाती है। तो जनता ने अपने लिए चुनी हुई सरकार आज ये अगर जवाब दे कि हमारे पास कोई नियम नहीं है, तो ये समझ में नहीं आती बात। और हम चाहते हैं कि सरकार को हम उसकी शक्तियों की याद दिलाएं कि सरकार के पास वो शक्तियाँ हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहाड़ों में इस तरह नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी मेहनत, मतलब बाप दादा की मेहनत को इकट्ठा करते करते उस जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल से अब नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा किसी ने होम स्टे, किसी ने थोड़े छोटे मोटे रिसोर्ट, इस तरह की तैयारियां की और तब जाके बाल बच्चे पालने लायक बने लोग। पहले लोग उम्मीद करते थे नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं मिल रही, तो इस तरह लोगों का ध्यान है। अब उस पर भी सरकार कहे कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मदद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हमने नहीं चुनी या हमारे लिए नहीं चुनी गई। तो सरकार के पास वो शक्तियाँ निहित हैं। आज धराली के हमारे तमाम लोग, पवार बंधु अभी हमें मिले थे, वो सब लोग एक नेटवर्क के बारे में भी बताएं। जब आप वो सब लोग बड़े मायूस हैं कि हमको अधर में छोड़ दिया गया। नेटवर्क जैसे विपक्ष के नेता लोग यहाँ आते हैं, सरकार हर्षिल से ऊपर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देती है। तो सरकार को, मतलब सरकार अगर विपक्ष यहाँ आया है तो विपक्ष यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर जनता तक वकालत करने के लिए आया है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें से जो बात वाजिब हो और जो बात हो सकती है सरकार उसको स्वीकार करे। हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश इस रूप में होती है कि इंटरनेट बंद कर दो ताकि वहाँ से लाइव न किया जा सके, पुलिस लगा दो ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब सरकार के तरीके हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के और अपनी कमियों को छुपाने के। तो ये सरकार का रवैया बदलना चाहिए। काफ़ी समय आपदा भी हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से आपदा पुनर्निर्माण के कार्यों में ढिलाई बढ़ती जा रही है, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुनर्निर्माण होना था, लेकिन आज जब यहाँ पे कितना शानदार ये धराली शहर था, लेकिन आज पूरा वीरान है, सुनसान है। और आप देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो मकान दबे हुए हैं, तो अपने साधनों से लोग, अपने जेसीबी से लोग खुदान करवा रहे हैं, अपने मजदूरों से खुदान करा रहे हैं। और अभी भी लोग जो है अपने परिजनों को तलाश रहे हैं कि किसी की डेड बॉडी अंदर होगी, और लोगों के वहाँ किसी के गहने मिल रहे हैं, किसी की नकदी वहाँ मिल रही है। तो सरकार की तरफ से कोई मदद लोगों को नहीं मिल रही है। हमारा सरकार से आग्रह है कि यहाँ पर जो है जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे जिनको बहुत नुकसान हुआ है, उनको जो है 50-50 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है अपने पैरों पर खड़ा हो पाएँ, कुछ अपने लिए स्वरोजगार जोड़ पाएँ, दोबारा से वो कुछ कर पाएँ। तो हमारे सरकार से आग्रह है कि तत्काल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे घोषणा की थी, घाम तापो योजना उन्होंने नाम दिया था, लेकिन आज यहाँ के जो लोग हैं वो घाम तापने के लिए मजबूर हो गए हैं। और आज आप देखिए जो इतनी शानदार जो शहर था आज पूरा वीरान हो गया है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि पुनर्निर्माण के काम में तेजी लाई जाए। रामनगर के ग्राम शक्तिनगर पूछरी क्षेत्र में प्रधान हजन नरगिस के ससुर पर ट्रैक्टर से जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 महीने पुराने इस मामले में फरार चल रहा आरोपी नाजिश अब पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 2 महीने पूर्व शक्तिनगर पूछरी निवासी शकील अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के कुछ दिन पहले जैद अरमान और नाजिश बिना नंबर के ट्रैक्टर में डीजे लगाकर मोहल्ले में दिन रात घूम रहे थे। जब शकील अहमद के पिता अब्दुल कदीर ने इस पर आपत्ति जताई तो आरोपियों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। एसएसआई मोहम्मद यूनुस के अनुसार पुलिस ने आरोपी नाजिश को रामनगर के शिलालपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हरिद्वार में अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ चल रहा अभियान लगातार जारी है। इस कार्रवाई के तहत शहीद वाला ग्रांट क्षेत्र की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को कब्जाधारी ने स्वयं ही
जेसीबी से ढहा दिया। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद राजस्व की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पूरे निर्माण को हटाकर भूमि को प्रशासन ने मुक्त कराया। शहीद वाला ग्राउंड में सरकारी भूमि पर कई समय से मजार बनी हुई थी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की ओर से कब्जाधारी नसीम बानो को पहले ही नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की अवधि समाप्त होते ही राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां स्थिति का जायजा लेने के बाद कब्जाधारी ने स्वयं ही पूरी मजार को जेसीबी से ढहाने का निर्णय लिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर किसी भी धर्म या समुदाय की अवैध संरचना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी बिना किसी दबाव और बिना किसी भेदभाव के सख्ती से जारी रहेगा। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर तहसील में शहीद वाला ग्रांट करके एक गांव है, वहाँ पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था और करीबन 120 वर्ग मीटर की ये भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है। और मैं हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि हमारी ये जो मुहिम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि हो या किसी विभाग की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमल में लाएं। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान को सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर सख्ती कस रही है। इसी क्रम में कोतवाली मंगलौर पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध कच्ची शराब के साथ हिरासत में लिया। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत जिलाधिकारी जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने कड़े निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत कोतवाली मंगलौर पुलिस ने क्षेत्र में कई पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें नशा माफियाओं पर कार्रवाई के लिए विशेष टास्क दिए हैं। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को अवैध कच्ची शराब के साथ दबोचा। उसके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई है। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में सड़क पर खुलकर हुड़दंग और हंगामा कर रहे 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी रास्ते पर शोर शराबा कर राहगीरों के लिए बाधा बन रहे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। सिरकुल थाना क्षेत्र में 6 व्यक्ति सड़क के बीचों बीच शोर शराबा और हुड़दंग कर रहे थे। उनकी हरकतों से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आरोपी नहीं माने। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए, जिसके बाद पुलिस ने सभी 6 व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में एडमिट कार्ड पर गलत समय छपे होने के कारण दर्जनों छात्र बीकॉम की परीक्षा से वंचित रह गए। मायूस होकर लौटे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मामले ने छात्र और उनके परिजनों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। रॉबर्ट्सगंज तहसील क्षेत्र के लोधी स्थित संत कारीराम महाविद्यालय बड़ा फियास्को सामने आया है। छात्रों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अंकित था, जबकि असल में बीकॉम की परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे के बीच संपन्न हो चुकी थी। छात्र जब एडमिट कार्ड पर लिखे समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें ये जानकर भारी झटका लगा कि पेपर तो खत्म हो चुका है। इसके बाद छात्रों ने कॉलेज परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रों को कहना है कि अगर परीक्षा समय में बदलाव किया गया तो उन्हें इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई। वहीं कॉलेज प्रशासन पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे छात्रों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोशनी परवीन है। तो आप यहाँ पे आई हैं, परीक्षा देने के लिए आई थी, तो क्या हुआ? जब हम लोग यहाँ एग्ज़ाम देने आए तो यहाँ पता चलता है कि जो 2 बजे से एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम 10 बजे ही कराया गया है। इसके मामले में हम लोग टीचर से जब संपर्क किए तो सर टीचर कह रहे हैं इसमें आपकी गलती है, आप लोग जाएं और दोबारा एग्ज़ाम बैक पेपर में दीजिएगा। तो हम लोग बोले उसमें हमारी तो गलती थी नहीं, तो सर टीचर कह रहे हैं कि नहीं ये आपकी गलती है, हमारी कॉलेज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो एडमिट कार्ड पे कितना टाइम लिखा हुआ है आपके? एडमिट कार्ड पे 2 बजे से 4 बजे तक एग्ज़ाम के लिए टाइम दिया गया है। तो एग्ज़ाम कब हो गया? वो 10 बजे से 12 बजे तक। कौन सा सेमेस्टर? 5th सेमेस्टर बीकॉम। तो अभी स्कूल क्या कर रही है? स्कूल यही कह रही है कि आपकी इसमें गलती है, हमारी गलती नहीं है, इसके वजह से आप बैक पेपर दीजिए। तो हम लोग का ये इशू है कि हमारा बैक पेपर नहीं होना चाहिए, ना बैक लगना चाहिए और हमारा फीस भी दोबारा नहीं लगना चाहिए इसमें। अब आगे क्या करेंगे आप? हमको स्कूल से हमारा रिजल्ट जैसा सही बनता है वैसे सही बना के दे, नहीं तो हम लोग का एग्ज़ाम ले, बाकी बैक पेपर नहीं देंगे हम लोग, और ना वो भी अगर देना भी होगा तो विदाउट फीस देंगे और बैक रिजल्ट में नहीं लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राय है। मैं संत कीनाराम उत्तर महाविद्यालय सोनभद्र का 5 सेमेस्टर का छात्र हूँ और मैं पेपर देने गया था। ये एडमिट कार्ड पे यहाँ पे 2 बजे से
2 बजे से 4 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है। जब हम लोग सेंटर पे जाते हैं वहाँ पे बोले कि 10 से 12 बजे तक आप लोग का एग्ज़ाम था, आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप लोग घर जाइए। वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर से आने के बाद हम लोग कॉलेज पे आए हैं। यहाँ पे कॉलेज पे जब आए तो यहाँ पे सर लोग से बात किए तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई आपकी जिम्मेदारी हम लोग नहीं ले रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, आप लोग को जो करना है करिए। बोले हैं नाम वगैरह लिखे हैं, लिखित में कोई यहाँ पे दिया नहीं गया है हम लोग को कि आप लोग का क्या नाम है बैक लगे, मतलब बैक रिजल्ट जब आएगा तो बैक लगेगा कि नहीं लगेगा, ऐसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु सिंह है। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग का आज बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम 5वां सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था 2 बजे से 4 बजे तक डेट एग्ज़ाम देने का समय। लेकिन जब हम लोग कॉलेज पे पहुँचे तो वहाँ बोला गया कि 10 बजे से 12 बजे तक कॉलेज में एग्ज़ाम हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि ये कॉलेज की गलती है, इसका सोल्यूशन। तो अभी क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहा है? स्कूल प्रशासन क्या कर रहा है? स्कूल कह रहा है कि कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी आपको जो लगता है कर लीजिए, आपको जो लगता है कर लीजिए। इसमें आपकी गलती है, आपको बैक पेपर देना होगा क्योंकि आप एब्सेंट थे। लेकिन हम लोग की गलती नहीं है क्योंकि ये पेपर में जब एडमिट कार्ड में जो टाइम लिखा है उसी टाइम पर हम लोग कॉलेज पे आए हुए हैं। मैडम आप यहाँ आज आई हुई हैं, बच्चों को लेकर देखें, क्या मामला है? सर मेरा नाम सीता पांडे है और मैं ही रावतगंज की रहने वाली हूँ। आज मेरी बेटी का बीकॉम 5 सेमेस्टर का एग्ज़ाम था जिसमें कि मैंने कल ही 4 तारीख को यहाँ आके एडमिट कार्ड 2 बजे लिया। उसमें हमको टाइमिंग 2 से 4 दिया गया, लेकिन आज हम 5 तारीख को यहाँ एग्ज़ाम देने बच्चे को लेके आए तो उसमें उन्होंने 10 ही बजे से पेपर ले लिया, 10 से 12 तक। और जब हम पहुँचे तो एग्ज़ाम हो चुका था। वो बोले अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप लोग को चेक करना था, आप लोग को देखना था और उनकी तरफ से आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बताइए हम कैसे सोल्यूशन हम आपने कहीं शिकायत किया इसको? शिकायत के लिए हम एक नंबर था मेरे पास यूनिवर्सिटी में दीप्ति मैडम का, मैंने उन्हीं से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप बाकी पेपर दिलवाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। बाकी कोई मुझे परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला इसका। और अब बच्चे को अगर एग्ज़ाम होगा और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें बैक लगेगा, एब्सेंट लगेगा तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? यूनिवर्सिटी की कि कॉलेज की कि यहाँ की टीचर स्टूडेंट की? आप ही लोग बताइए। इतना गलत काम यहाँ हो रहा है। बाकी और किसी कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ धीरेन्द्र महिला एक बनारस में है, वहाँ भी सेम डेट में एडमिट कार्ड बटा, लेकिन वहाँ सही बटा। लेकिन यहाँ कितने बजे एग्जाम हुआ? वहाँ भी सेम 10 से 12 सही टाइम पे एग्जाम हुआ, सही एडमिट कार्ड बटा, लेकिन ये एडमिट कार्ड ही गलत बटा और एग्जाम भी गलत हुआ। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पर्सन टीवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।